अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में जो इस वक्त मुल्क का सियासी मंजरनामा है, जहां हम उस पर बात करेंगे, उसके साथ साथ एक बहुत अलार्मिंग चीज़ जो सामने आ रही है वो मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। 8 साल की कम तरीन सतह पर ये ज़र मुबादला के ज़खायर पहुँच चुके हैं और मज़ीद हालात ख़राब होने का अंदेशा है। गो कि तमाम तर तसलियाँ दी जा रही हैं कि हम बैंक करप्ट नहीं होने जा रहे, लेकिन साथ साथ वफाकी वज़रा के कुछ इस तरह के बयानात यकीनन हैरान कर देते हैं जो सामने आते हैं कि मामलात शायद ऐसी सतह तक पहुंच जाएं कि हमारे पास बिल्कुल डॉलर ना रहें और हम कोई चीज़ इंपोर्ट ना मुल्क में कर सकें। अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इकदाम हैं जहाँ बिजली की बचत के हवाले से चीज़ें की जा रही हैं और तमाम तर चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन ये सारा का सारा बहुत मामला अलार्मिंग है। लेकिन ऐसे में जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है वो अपनी तरफ और इक़्तिदार हासिल करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इस वक्त की सारी सूरत हाल है। पंजाब का मामला हमने देखा, उसके हवाले से अभी से बात हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा, पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफ़ा देने की बात कर रही है, असम्बली तहलील करने की बात है। इसी तरह वफाक में हम देख रहे हैं कि मोरद इल्ज़ाम इस मौजूदा हुकूमत को अपोजिशन ठहराती है और जो हुकूमत है वो इस वक्त की जो अपोजिशन है, जो पहले की हुकूमत थी, उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराती है। इस वक्त तमाम जो सूरत हाल है वो सियासत मुल्क में ज़रूर हो रही है, खींचातानी ज़रूर हो रही है, लेकिन जो इस वक्त बहुत अलार्मिंग चीज़ें हैं उन पर किसी किस्म का फोकस नहीं है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में तफसील से हम इस सारे मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सज्जाद अनवर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, सर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी को इस वक्त जो मुल्क जिस तरफ जा रहा है उसकी फ़िक्र है, या सबको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, अपने आप को बेहतर दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाना, सिर्फ यही एक मामला पाकिस्तान की सियासत में रह गया? बहुत शुक्रिया अरसलान। बहुत तकलीफ दे बात है और सूरत हाल भी तकलीफ दे है, और हम समझते हैं कि ये सूरत हाल उन लोगों की वजह से पैदा हुई जिन लोगों ने ये तय किया था कि हमने एक और क़ुव्वत को सामने लाना है, और उन्होंने देख लिया। जो जनरल हमीद गुल का ख्वाब था, जिसकी ताबीर के लिए बड़ी कोशिशें होती रही, इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे आदमी को तैयार करती रही, पालती रही, पोसती रही, और जब इमरान खान साहब को ले आए तो फिर नताइज सामने आ गए, और उन्होंने जिस बर्बादी की बुनियाद रखी वो अब तक चल रही है। और वो न तो सियासी तजर्बाकार थे, उनका कोई तजर्बा ही नहीं था इस सिलसिले में, कोई चीज़ भी नहीं थी। सो रहे होते थे तो कहते थे अच्छा जी वो डॉलर की कीमत बढ़ गई। उसके चलते चलते फिर उनको हटाकर उनकी जगह पर आने वाले, उन्होंने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिसे समझें कि जनाब उन्होंने तो आसमान से तारे तोड़ कर ला कर रख दिए। असल में ये ना समझा जाए कि इमरान खान एक बेहतर चॉइस थे या हैं या आगे जाकर होंगे, कतन ऐसा नहीं होगा। हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मुल्क बहुत ही संगीन सूरत हाल से दो चार है, लेकिन एक वसीतर मुशावरत के ज़रिए किया जा सकता है। बाद इक़दाम ऐसे हो सकते हैं जो 1999 में किए गए थे, जब मई में धमाके किए गए तो उसके फ़ौरन बाद फॉरेन अकाउंट सीज कर दिए गए थे, तो कर देने चाहिए आपको। और उसके बाद आप इनको फ्रीज करने के बाद आप अपने मामलात को लेकर चला सकते हैं, लेकिन ये इस तरफ नहीं गए। इनको पहले मशवरे दिए गए कि जनाब ये सारा कुछ ऐसा करें, और जो लग्जरी चीज़ें हैं उनको नहीं करें इम्पोर्ट, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनने उस तरफ पाबंदी लगाने के बाद फिर पाबंदी खोलनी पड़ी, इसलिए कि प्रेशर है, और उन पर टैक्सेस लगाए। और उनसे बात करें जो लोग इस मुल्क के अंदर धन जमा करते रहे, दौलत जमा करते रहे, सरमाया जमा करते रहे, जो मुल्क को लूटते रहे। एक पूरी क्लास है जिसने मुल्क को लूट कर इस हालत पर पहुंचाया है, और जिनको आप सब्सिडीज देते हैं, जिनको आप मराद देते हैं, जिनको आप अरबों रुपए दे देते हैं, जिनके लिए अवाम के लिए अगर 1.5 खरब का पैकेज होता है तो इनके लिए 20 खरब का पैकेज होता है। इस क्लास को आपने छेड़ा ही नहीं, उसको हाथ नहीं लगाए, उनको हाथ लगाएं, फिर चीज़ें देखें, फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जिनको अब तक मराद देते आए हैं उनसे वो मराद वापस लें, और उन पर भारी टैक्स लगाएं, और उनको कहें कि जनाब अब है ये सूरत हाल, उनकी जायदादें जब्त करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, आपको फ्रीज करने पड़ेंगे अकाउंट। इसकी वजह ये नहीं है कि ये आ गए ये नाअहल हैं, इनके पास सियासी सूझबूझ थी लेकिन नहीं चल सके, मामलात ख़राब हो गए। दो सूरत चीज़ों ने ख़राब किया मामलात को, एक सियासी अदम इस्तेकाम ने, और दूसरा गैर यकीनी सूरत हाल में। और इस दोनों मामलात में जो है इमरान खान ने पहले नंबर हासिल किया। उनने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की और पाकिस्तान को दुनिया भर में ढढोरा पीटा कि ये नाकाबिल एतबार मुल्क है।
इस मुल्क पर एतवार नहीं करना, इस मुल्क पर एतवार नहीं करना। सारे जाकर आलमी इदारों में बैठकर ये बातें करते रहे, और जब वज़ीर आज़म थे तब भी यही कह रहे थे, वो खुद ये कह रहे थे कि भाई हमारे मुल्क के लोग करप्ट हैं, आप लोग अपनी मर्जी जो करें। तो भाई करप्ट की तो गर्दन पकड़नी चाहिए थी ना, आप तो नहीं की, किसी एक को भी सजा नहीं दिलवाई आपने। और अपनी जो आप दूसरों को इल्जाम लगा रहे हैं, अब कह रहे हैं वो बाजवा साहब जिम्मेदार थे, अब कह रहे हैं वो फलाने साहब जिम्मेदार थे, आप जिम्मेदार थे। भाई मुल्क में तबाही की बुनियाद इमरान खान के अलावा और कोई चीज नहीं है। अब सीधे आगे खराबी की तरफ जा रही है, संभालना तो संभाल। राइट लगारी साहब, पॉइंट आ गया। मैं ज़रा सज्जाद अनवर साहब की जाने बढ़ूंगा। सज्जाद अनवर साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर? एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात या बाकी बयानात अपनी जगह पर हैं, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि मुल्क में इस वक्त और कुछ नहीं, सियासत अरूज पर है, सियासत होनी चाहिए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी होनी चाहिए, और बस यही एक सिलसिला है जो इस वक्त जारी है। लगारी साहब ने बहुत दुरुस्त कहा। अरसलान साहब, लगारी साहब ने जो पस मंज़र पेश किया वही असल तस्वीर है हमारी आज की ज़ुबू हाली की। लेकिन सवाल ये है कि हमने पिछले 40-50 सालों में आलमी अदारों के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया। आपको जहाँ जहाँ से इमदाद मिलती थी आपने उन मुल्कों के साथ भी अच्छा नहीं किया। उसका नतीजा ये निकला कि आज ये सारी चीज़ें बहुत पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। IMF के मुआहदे के साथ जो इमरान खान साहब ने अपने आखिरी चौके छक्के लगाते हुए जो काम किया था, उसका नतीजा इस गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा। फिर सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात वो ख़राब करके गए, चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब करके गए। यही तो हमारे मेन फीडर थे। हम बारविंग इकॉनमी हैं, हम कोई प्रोडक्टिव इकॉनमी तो है नहीं। हम इससे पहले एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पे चलते रहे, हम मुख्तलिफ जंगें लड़ते थे, पैसा आ जाता था। अब कोई जंग नहीं है हमारे लिए दस्तयाब, तो अब हमें कुछ खुद करके कुछ करना पड़ेगा। और इस मौके पे जब आप कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हो गए, हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। हम एनर्जी क्राइसिस का शिकार हैं, मल्टीपल क्राइसिस जो हैं वो हमें घेरे हुए हैं। अभी रिसेंटली आप देखें कि ये जो टेररिज्म की एक वेव आ गई, उसने और इसको ज़्यादा ख़तरनाक कर दिया जी। तो ज़रूरत इस मौके पे ये थी कि सारे स्टेक होल्डर्स और सारे जो भी इस मुल्क की सियासत और उसके दरपर्दा एक्टर्स हैं, वो सारे मिल के बैठ के कोई एजेंडा बनाते इस मुल्क को इस अजाब से निकालने के लिए। लेकिन मसलसल आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो डिस्टेबलाइजेशन का एक अदम इस्तेहकाम का एक मंबा बन के उभरे हैं। तो ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट और बहुत बदकिस्मत। अच्छा, ये सज्जाद अनवर साहब, आपकी भी मैंने बात सुनी, नज़ीर लगारी साहब की भी बात सुनी। ये आप लोग कह रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम वो ला सकते हैं, तरक्की के ज़ामिन वो और उनकी जमात हैं, उनका तो एजेंडा ये और पॉपुलर नैरेटिव है, और बहुत बड़ी तादाद की हिमायत भी उन्हें, अवाम की बड़ी हद तक सपोर्ट भी हासिल है इसी बयानिए को कि ये जो इस वक्त इक़्तिदार में है ये किसी काम के नहीं है। खान साहब इस्तेहकाम पहले भी उनके दौर में था, मुल्क तरक्की कर रहा था, वो जब से हटे हैं तो ये मुल्क की ये सारी सूरत हाल हुई है। नहीं, क्या आप समझते हैं या क्या जो इस मुल्क के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब जब थे तो तरक्की हो रही थी इस मुल्क में, और क्या उस वक्त जो बाकी अशारिये थे हमारी इकॉनमी के वो सारे ठीक थे? हालांकि इमरान खान साहब को रियासत की तमाम तबकात की सपोर्ट हासिल थी। उस वक्त की अपोजिशन डिस्टेबलाइज नहीं कर रही थी। वो अपोजिशन कह रही थी इमरान खान साहब को कि आएँ हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं। उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उसके अंदर से जो आवाज़ें उभर के सामने आ रही थी वो इमरान खान साहब को कोई हटाने के लिए कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन आप ये देखें कि ऑन दी अदर एंड जब से इमरान खान साहब हटे हैं वो कहते हैं जी मैं इन लोगों से बातचीत नहीं करूँगा। बाकी जो आप कह रहे हैं कि वो पॉपुलर है, उनका स्टैंड पॉपुलर है, तो डेफिनेटली इस मुल्क में बहुत सारे क्लीशास बिकते हैं।
हमने ये देखा कि एंटी अमेरिका जो उन्होंने स्लोगन लेकर आए, उसकी वजह से फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी वो बने हुए हैं। लेकिन हमें साथ साथ ये कहानियां भी मिल रही हैं कि उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के साथ नहीं, अब तो वो बाजवा साहब के पीछे पड़ गए, और अब कुछ लोग उनको बाजवा साहब से भी मना कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉपुलैरिटी जो होती है ना भाई साहब, वो एक गेज नहीं होता कि जिसके नतीजे में आप जान सकें कि ये आदमी दुरुस्त जा रहा है, ये आदमी गलत जा रहा है। बेशुमार बेशुमार दुनिया की पॉपुलिस्ट लीडरशिप आई। अभी आप रिसेंट हिस्ट्री में देख लें आप कि अभी ट्रंप जो थे वो एक पॉपुलर वोट लेकर आए थे, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी उसके नतीजे में अमरीकियों को कितना नुकसान पहुंचा, क्योंकि वहां पे एक बालग नजर तबका राइट से ज्यादा जाद अनवर मौजूद है। साहब, वहां बिल्कुल की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ठीक। बेहतर उसने रिस्पॉन्ड किया और उसको सॉर्ट आउट कर दिया। सर, पॉइंट वेल हम टेकन सर। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। बैक डॉक्टर साहब, इस वक्त जो बड़े फिगर्स, अलार्मिंग फिगर्स ज़र मुबादला के ज़खायर आपके 8 साल की कम तरीन सतह पर है, मज़ीद कम होने का ख़तरा है। वफाकी वज़रा ख़ुद ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि शायद हमारे पास डॉलर बिल्कुल ना बचे, कोई चीज़ भी ना हम ख़रीद सकें, मुल्क तारीकियों में चला जाए। बड़ी खौफनाक ये पिक्चर है, लेकिन इस पर बात होने से ज़्यादा दीगर मामलात पर बयानबाजी, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहना, पाकिस्तान की सियासत इसके गिर्द घूम रही है। अब तक भी कोई हमें ऐसा कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा कि सारे बैठें आएँ, हंगामी इकदाम करें, मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं, मीशत को सहारा दें, अपनी अपनी खींचा तानी है। सर जी, सूरत हाल तो बहुत अफसोसनाक है, और इसमें तो खैर कोई शक नहीं कि यहाँ तक पहुँचाने में इमरान खान साहब का अपना हाथ रहा है जब वो हुकूमत में थे। लेकिन हुकूमत में हटने के बाद जब ये मौजूदा हुकूमत भी इख्तिदार में आई है, तो जो तवक्कात इन्होंने बांधी थी कि हम आते ही साथ जो है वो बिल्कुल मईशत का पहिया आगे की सिमत में चलाना शुरू कर देंगे, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, और जो सारे इल्ज़ामात इन्होंने इमरान खान साहब पे लगाए थे कि ये IMF से जिन्होंने जो डील की है उस पर भी एतराज़ात थे, बहुत सारे एतराज़ात थे। तो अफसोसनाक बात यह है कि ये मौजूदा हुकूमत आने के बाद भी कोई इमरान खान साहब से मुख्तलिफ काम कर नहीं सकी, यानी इनको भी वही IMF के सामने घुटने टेकने पड़े हैं, इनको भी तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सके हैं, जो गर्दिशी कर्जा है तवानाई के शोबे का उस पर भी ये काबू नहीं पा सके हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे पार्टी कोई सी भी इख्तिदार में आ जाए, मसले इस तरह से हल नहीं होंगे। बेशक इन पार्टियों को साथ मिलकर बैठना है और मिसाक़ मईशत पे बात करनी है, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए और सियासी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए, ये बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो मईशत का बुनियादी मसला है वो हमारे आमदनी और अखराजात में अदम तवाज़ुन का है। देखें, IMF भी जैसे फ़र्द का होता है कि आप जितना कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं उसको देखना पड़ता है ना, कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, जहाँ करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि हम वो तवाज़ुन हम पैदा नहीं कर पा रहे। अगर, और इसीलिए मैं इस चीज़ के मुखालिफ था कि जब ये PDM ने इनके खिलाफ तहरीक लेकर आए और इमरान खान की हुकूमत को हटाया, मैं चूँकि बावजूद इसके कि मैं इमरान खान का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात के हक़ में नहीं था कि इमरान खान को वक्त से पहले हटाया जाए। उनको अपनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए थी। जिस रास्ते पे वो चल रहे थे वही रास्ता तकरीबन इस गवर्नमेंट ने अपनाया है। लेकिन अब हुआ ये है कि तमाम वो गलत फैसले जो इन्होंने किए हैं उसका सारा मलबा शहबाज शरीफ और नून लीग और पीपल्स पार्टी PDM के कांधों पर आ गया है। इमरान खान साहब एक सियासी शहीद बनकर सामने आ गए हैं, और पॉपुलैरिटी का जो बयानिया है उनकी वो थोड़ा सा मुझे एग्जेजरेटेड लगता है। इमरान खान साहब इतने पॉपुलर दरअसल हैं नहीं, गो कि उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबियाँ हासिल की हैं और अपनी वो सीटें वो रखने में कामयाब हो गए जिन पर वो पहले थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि उनको बनाकर पेश किया जाता है। अब आगे क्या होना चाहिए? आगे देखें, मसला यही है कि हमें देखना यह है कि जो आमदनी के ज़राए हैं, टैक्स का सबसे बड़ा मसला है। आम आदमी से टैक्स लिया जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ अमीर तरीन तबका है वो उतना टैक्स अदा नहीं कर रहा जितना उसको देना चाहिए। जो जागीरदार तबका है उसको टैक्स के नेट में लाना चाहिए। जो तनख्वाहदार लोग हैं उनसे तो एट सोर्स टैक्स काट लिया जाता है। जो सेल्स टैक्स है वो भी एट सोर्स आ जाता है, आप कोई भी चीज़ खरीदें सेल्स टैक्स काट लिया जाता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जिसको कहते हैं कि जिनकी आमदनी ज़्यादा हो उन पर ज़्यादा टैक्स लगे,
वो कोई भी हुकूमत लगा नहीं पा रही है, एक बात। और दूसरी बात ये कि जो हमारे अखराजात हैं वो दो बड़े खातों में ज़्यादा जाते हैं, एक तो कर्ज़ की अदायगी, दूसरे दिफा। उन दोनों को देखने की ज़रूरत है, उस पर नज़र षानी की ज़रूरत है। अब हमारा मुल्क उस काबिल रह नहीं गया है कि हम ना तो इतने कर्ज़ों की अदायगी कर सकते हैं और ना ही हम दिफा पे इतना कुछ खर्च कर सकते हैं। तो जो हमारा नैरेटिव 70 साल से चल रहा है एक सिक्योरिटी स्टेट का, यानी हम सिक्योरिटी ऑब्सेस्ड स्टेट बन गए हैं, हम उसके सिवा कुछ सोच नहीं पा रहे, तो उससे ज़रा हमें उस सोच से निकलने की ज़रूरत है। अगर हमने इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाने की कोशिश की होती तो शायद हमारी हालत जो है वो आज बहुत बहुत बेहतर होती। तो अब मेरा ख्याल है वक्त आया है कि तमाम सियासी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम इस्लाह पे और साजो सामान पे इतना जो बेतहाशा खर्च करते हैं उसमें कमी हो। और फिर जब पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर होंगे तो पाइपलाइन जो आनी है सेंट्रल एशिया से, हम चाहते हैं कि आगे तक जाए, इंडिया तक रास्ता खोलना है। जब तक आप ये बुनियादी तब्दीलियाँ खारजा पॉलिसी में नहीं लाएंगे, दिफाई पॉलिसी में नहीं लाएंगे, मौशी पॉलिसी में नहीं लाएंगे, तो चाहे वो इमरान खान की हुकूमत हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, या अगली हुकूमत जरदारी साहब की आ जाए, तब्दीलियाँ नहीं आएंगी। राइट डॉक्टर साहब, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि इन लाइंस पर कोई सोच नहीं रहा है। लगारी साहब, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, शेख रशीद साहब, अब पहले वो गोलियों का मामला था, वो ज़ख्मी रहे, अभी तक खान साहब रिकवर कर रहे हैं, अब इमरान खान को स्लो पॉइजन देकर मारने की बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब, ये सर सारा क्या मामला है? देखिए, एक तो यह कि इमरान खान को पहले पता चल जाता है तो उन्हें खुद ही प्रिवेंटिव मेजर्स भी करने चाहिए। जब उन्हें पहले इतला होती है कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है तो फिर उन्होंने ये सारा कुछ जो कुछ उसके बाद हुआ, क्या उन्होंने उनकी अपनी हुकूमत होते हुए उसके प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे? और जिस तरह से वो चल रहे थे उन्होंने सब कुछ देखा। और फिर ये कि मुझे वाकई नहीं समझ, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन चुका हूँ एक बात, जब वो कह रहे हैं कि इमरान इस्माइल के कपड़ों में 4 गोलियां चली गई थी। यार, कपड़ों में गोलियां कैसे चली जाती हैं, मैं आज तक नहीं समझ सका हूँ। जिस तरह से वो अपने ऊपर हमले का बयानिया बनाते हैं, मैं बहुत कुंद ज़हन आदमी हूँ, मुझे चीज़ें इस तरह समझ नहीं आती हैं। जिस तरह से वो बयान करते हैं मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता है। गोली कहाँ, वो उसकी पोजीशन देख लें जहाँ वो खड़ा हुआ था और वो गोली चलाता है तो वे बाकी लोगों को छोड़कर जिसका कान पता नहीं क्या चीज़ लगती है, उसका भी चला फैसल जावेद साहब ने जिंदगी दी और सही सलामत। तो इमरान साहब को वो भी जाकर जो है पैरों में, और वो भी एक टांग के निचले हिस्सों में जाकर गोली कैसे जाकर लगी है, जबकि वो एक बुलेट प्रूफ एक आगे उनका हेड जो था वो बुलेट प्रूफ था, उसके साथ गुजरी है। देखें, अभी तक उन्होंने अपने गार्ड्स की गोलियों की फोरेंसिक नहीं करवाई है और बज़िद है कि नहीं करवाएंगे। तो ये चीज़ें तो जो कानून कहता है उसको तो आपको करना चाहिए। जो चीज़ें आपने खुद साबित करने में मददगार होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। अपने 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 करवाते पता चलता है कि जनाब दिल के क्या सूरत जा रहा है, किसका कैसा हुआ। जब फिर वजीराबाद की सबसे अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जा सकते, गुजरावाला के जनरल अस्पताल में जा सकते नहीं, वो जाकर अपने ही हॉस्पिटल में जा पहुंचे जहाँ कैंसर का इलाज होता है, वहाँ ऑर्थोपेडिक का इलाज होता है। चलिए ऑर्थोपेडिक का मतलब नहीं था, यहाँ तो गोली लगी थी। ये तो हड्डी कुछ टूटी नहीं है, ऐसी कोई सलाह नहीं मिली है कि हड्डी टूटी है, गोली लगी है। हम गोली की जगह पर खड़े बन गए, खड़े की जगह पर टुकड़े बन गए, कैसे बन गए नहीं मालूम। ये सारी सूरत हाल हमें उस पर नहीं है। मसला ये है कि ये एक बेहतर बात, देखिए मैंने की बात जो नाज़र महमूद साहब ने आकर मैं भी यही अर्ज कर रहा था कि जनाब ये एक दौरा पीटा जा रहा है। बंदा बहुत पॉपुलर है, पहले बंदा बहुत ईमानदार था और बंदे की ईमानदारी खुलकर सामने आ गई है। अब बंदा बहुत पॉपुलर है, भाई पावर को समझ चल जाएगा कि हमें पहले ही दिखाया जाता था। राइट विंग का पॉपुलर कैसे होता है, हमें बंदा मशीनें कैसे बनाती है मुझे पता है, हमें पता है, हम शागिर्द हैं सारी सूरत हाल का, हम समझते हैं सारी चीज़ें कैसे बनती है। किस तरह से वहाँ पर लूला के मुकाबले में वो जो है ब्राज़ील में चलाई जा रही थी कैंपेन, आ रहा है शेर आ रहा है, और वो इलेक्शन सिटिंग प्रेसिडेंट था, वो इस तरह मुंह के बल गिरा है कि वो 36% से भी नीचे उसके वोट जाकर पड़े थे। और लूला प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अच्छा ये जो लाया गया था बड़े धूमधाम से, बड़े तमतराक से, ये जो रेसलिंग के ठेकेदार को लाया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो किस तरह उसकी पॉपुलरिटी का भेद खुला है और किस तरह से अब वो रिपब्लिकन कान को हाथ लगाते हैं। या अगर जाए इलेक्शन में पता चलेगा कि उसकी क्या सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। मैं कहता हूं कि सिंध के लोग इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, बलूचिस्तान के लोग, सराइकी बेल्ट के लोग, पंजाब का एक पैकेट होगा बहुत जज्बाती अंदाज में जो बात करता है। अब अच्छा उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी
वो है जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनकी, वो इनकी तरफ नहीं देखेंगे, इसलिए कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बड़ी हद तक इस्टेब्लिशमेंट रही है और वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग वहां से जीते हैं। वहां इमरान खान खड़े होकर गालियां दे रहे हैं बाजवा को, जो उनको लाए, उनके सरप्रस्त आला थे, उनको कहते थे एक पेज पर, वो कहते थे कि मेरी पार्टी के मंशूर पर अमल कर रहे हैं, उनको तो उन्होंने अब इस बात पर ले लिया है, सारे इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं पूरी तारीख में। इन याहिया खान को भी इतना रुसवा नहीं किया गया, ज़ियाउल हक को इतना आज तक ज़ियाउल हक की मजम्मत नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी, बहुत शदीद मजम्मत होनी चाहिए थी, उनकी मजम्मत नहीं हुई। बाजवा साहब की हो रही है और बाजवा साहब की इस बात पर हो रही है कि इमरान खान को निकाला, वो इमरान खान कर रहे हैं, हालांकि इमरान खान को लाने पर उनकी मजम्मत होनी चाहिए थी। और हम करते हैं, हम कहते हैं कि इमरान खान को लाना तारीख का बहुत बड़ा गुनाह था, वो सारा कुछ हुआ। अब कह रहे हैं जी पॉपुलर है, नहीं है भाई पॉपुलर, मैं ये कह रहा हूं कि पॉपुलर नहीं है और ये खुल जाएगा जब भी आवाम के पास जाने का मौका मिलेगा, ये खुल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि मामलात जिस तरह से खराब हुए हैं वो किए गए हैं और इनका नैरेटिव इसी तरह से बनता है और इसी तरह से ये लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने यही कुछ कहना था जो कुछ ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सजाद अनवर साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो JIT बनाई गई थी उस पर परवेज़ इलाही साहब उससे दूर रहे, वो ये सारी बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब गिला कर रहे हैं कि उस तरह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तहकीकात नहीं हो रही हैं, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो ये सारी बातें कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट उनको कहती है कि उनका पॉलीग्राफ एक टेस्ट होना चाहिए, लेकिन एक फिर नया नैरेटिव दे दिया जाता है, वो ये कि छोड़े इस सारी बात को, खान साहब को स्लो पॉइजन करने की कोशिश भी की जा रही है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत तो 2018 से 20 से या 22 से शुरू नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासत तवील स्ट्रगल है, आमरीतों से जमहूरियत की तरफ एक सफर जो है वो रहा है और इस दौरान हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है, कभी सामने आकर कभी पर्दे पर्दा। तो सियासी स्ट्रगल सिर्फ, अगर जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अभी शुरू हुई है या जिनकी मेमोरी में नहीं है पीछे वाकया, तो उनको ये सिचुएशन समझने में भी दिक्कत पेश आ रही है और वो उनको कोई समझा भी नहीं पाता। इमरान खान साहब के साथ जो वाकयात हुए 6-7 महीनों में, जब से उनको इक़्तिदार से हटाया गया या इक़्तिदार से हटाने से जरा पहले जो चीजें मुख्तलिफ तरीके से स्टेप अप हुई, अगर वो दयानतदारी से खुद इसका तजिया करें तो उसके वो खुद जिम्मेदार हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया और किस तरीके से उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग करने के नाम पे किस तरह से अपने आप को वो एक खतरे में ले गए और अल्टीमेटली अगर उन पे हमला भी हुआ इमरान खान साहब के ऊपर, तो उसके बाद भी वो ऑनेस्टली चीजों को पंजाब गवर्नमेंट होने के बावजूद उन्होंने ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया। तो उसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं, एक आध नहीं है, छोटे मोटी चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं और मैं उन डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर आपका मुल्क एक क्राइसिस में है, फर्ज करो हम एक जंग की सूरत हाल में है या फर्ज करो हम एक इकोनॉमिक बहुत बड़े रिसेशन की सूरत हाल में है, तो फिर हमें अपने जाती सियासत को भूल के फिलहाल सब लोगों के साथ मिल के उस मसले का हल निकालने की जरूरत है। इमरान खान साहब की एक ही जगह पे आके ना जो सारी की सारी कहानी वो खत्म होती है, वो कहते हैं जी कि ये बाकी सब लोगों को आउट किया जाए, ये सारे चोर हैं, गद्दार हैं इस मुल्क के, और सिर्फ एक मुझे मौका दिया जाए। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो बाजवा साहब को मैं सारी जिंदगी के लिए आर्मी चीफ लगा सकता हूँ। अगर मुझे मौका दिया जाए तो तभी हमारी जुडिशरी सही फैसले करेगी, अगर मौका दिया जाए तो सही जमहूरियत मुल्क में तभी आएगी। तो ये नैरेटिव चलने वाला नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। हमेशा जमहूरियत में दो जमाती एक सियासत रही है या 6 जमाती रही है या मल्टी पार्टी रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इनको हिटलर की तरह एक ऐसा
मुल्क मिल जाए जिसमें ये जो चाहे वो करे। तो पाकिस्तान में मैं तो समझता हूँ कि जो इस सीट की तलाश में इमरान खान साहब है ना, वो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के गिविंग सर्कमस्टेंसेस हैं, यहाँ के मारूजी हालात हैं, उनके अंदर रह के और इन्हीं सियासी जमातों के साथ मिल के ही वो आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे ये बता कि चौधरी परवेज अलाई ने इनको क्राइसिस में इनका हाथ पकड़ा, और अगरचे उनके 10 एमपी हैं लेकिन पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बना दी। आज उनका चौधरी परवेज अलाई के साथ भी एक तजाद शुरू हो गया है। आपने बयान देखे हैं आज के। तो बेसिकली जो इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, खुद उनकी अपनी पार्टी के लिए नुकसानदेह है, खुद उनके लिए नुकसानदेह। तो उनको चाहिए कि अगर किसी ना किसी तरीके से उनकी एक से बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट ने उनका हाथ पकड़ा या जैसे भी पकड़ा उनको ले आए सेंटर स्टेज पे, और आज एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाँ मान लिया आपकी बात के वो पॉपुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनके साथ भी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके कांधे पे है। तो उसको वो सामने रखते हुए इस मुल्क को इस मुसीबत से निकालने में अपना एक रोल प्ले करें। जो वो फौरी इलेक्शन मांग रहे हैं, जो फौरी इलेक्शन की बात कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं 2 मिनट। आज हम जनवरी में हैं, अक्टूबर में बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनली टर्म पूरी होगी तो अक्टूबर में अगले इलेक्शन होंगे। अब मुझे ये बताएं, इन 6-7 महीनों में एक सियासी जमात के पास मतलब होमवर्क के लिए 6-7 महीने चाहिए होते हैं अपने लोगों के हलकों में उनकी टिकटें अलॉट करने के लिए, अपनी तंजीम को देखने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब क्या है, वो कह रहे हैं जी कि अभी इस्तीफे दें, असेंबलियों से निकले, मार्च अप्रैल में इलेक्शन करवा लेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। अगर वो ना जीते तो फिर भी एक अनएंडेड स्ट्रगल होगी उनकी, जो कि मुल्क के लिए पहले ही मुल्क। सज्जाद अनवर साहब पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल सही सर, पॉइंट आ गया। मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, देखें एक हकीकत तो ये है कि खान साहब ने पहले कहा कि उनके हवाले से एक चीज़ की जा रही है, फिर उन पर हमला हो गया, कुछ भी हो सकता था, अब उस पर सवाल ज़रूर उठाए जा सकते हैं। लेकिन अब अगर उनको स्लो पॉइजन करने की कोशिश की जानी है, वो इस तरह की बात बता रहे हैं, क्या इसको इतना लाइट लेके कह देना चाहिए कि जी बस ऐसे ही ये बात है, या इस सारे मामले को बात को सीरियस लेना चाहिए? ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में सीरियस लेने वाली बात नहीं है। स्लो पॉइजन देखें, इनके हर तरफ ये अपने जो साथी हैं, अपने इनके करीब तरीन लोग हैं, उनमें ये घिरे हुए हैं। इनको स्लो पॉइजन का मतलब क्या होता है? स्लो पॉइजन का मतलब ये होता है कि या तो कोई चीज़ इनको खिलाई जा रही है मुतवातिर, जो कि कुछ अरसे में असर करेगी, यानी यही हो सकता है ना। स्लो पॉइजन क्या होता है? या कोई इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो कि कुछ अरसे में असर करेंगे, इसके अलावा कोई हवा से तो स्लो पॉइजन आता नहीं है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इसको जो सीरियसली ले रहे हैं या जो लेने का कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो स्लो पॉइजन इनको कौन दे रहा है। ये जेल में नहीं है, स्लो पॉइजन जेल में दिया जा सकता है, किसी की कैद में नहीं है, कैद में होते तो कोई इनको स्लो पॉइजन देता। हर तरफ ये खाना अपना खा रहे हैं लोग, इनके अपने चारों तरफ हैं, तो स्लो पॉइजन कौन दे रहा होगा इनको? तो ये बात बिल्कुल ये जिस किसी ने भी उड़ाई है, वैसे शेख रशीद साहब बेपड़ की उड़ाते रहते हैं। कल परसों भी इन्होंने कुछ उड़ा दिया था कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट ने इनको पता नहीं मौजूदा हुकूमत को 2 महीने का वक्त दिया है और उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये जो स्लो पॉइजन वाली बात है, ये सिर्फ आवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक बेपर की उड़ाई है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अगर सदाकत, सिर्फ उस वक्त इस किस्म के इल्ज़ामात पर यकीन किया जा सकता है जबकि कोई किसी की कैद में हो और फिर यह कहा जाए कि जी कैद में इसको खाने में कुछ मिलाकर स्लो पॉइजन किया जा रहा है। उसके अलावा ये स्लो पॉइजन अगर इमरान खान हैं तो ये मेरा ख्याल है खुद ही ले रहे होंगे कुछ ना कुछ स्लो पॉइजन, उसके अलावा कोई नहीं है इसमें सदाकत। आपकी नज़र में इसके अलावा और कोई सदाकत नहीं है। मैं तो थोड़ा सा ज़रा पंजाब असम्बली के हवाले से बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले सर चीज़ें, वो जो पॉपुलैरिटी पे बात है डॉक्टर साहब, चीज़ें किसी भी तरफ जा सकती हैं। खान साहब के साथ जो लोग हैं वो बड़े जज्बाती लोग हैं, वो जितनी भी तादाद में हैं, और वो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और एक ख़ास तबके के दिल में बाकी तमाम जमातों के लिए खान साहब ने बड़ी नफ़रत पैदा कर दी है। इस तरह की चीज़ें तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से उनका डबल इफेक्ट होगा, उनके ख़ास तौर पर जो एक ख़ास लॉट है उनके वोटर और सपोर्टर, बहुत नुकसानदेह असर होगा और हो रहा है। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि इनके जो हामी हैं वो जज्बाती हैं, और ये अभी दूसरे साथियों ने भी बात की, सज्जाद अनवर साहब ने भी, नज़ीर लगारी साहब ने भी,
कि ये जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक जज्बात से होता है। वो कोई आपके इंटेलेक्ट को या समझ और शऊर को अपील नहीं करते, वो उस तबके को टारगेट करते हैं जो जज्बाती हो, जज्बाती किस्म के नारे दिए जाएं। अब इनके नारे देख लेना, पहले ये वर्ल्ड कप का नारा लगाते रहे, उसमें जो क्रिकेट के डाई हार्ट फैन थे वो इनसे मुतासिर हुए। फिर जो करप्शन का नारा देते रहे, उसमें भी जो लोग वाकई में ये समझते हैं कि करप्शन ही पाकिस्तान का वाहिद मसला है, वो इनके साथ हो गए। फिर साजिशी बयानिया, जो लोग साजिशी बयानिए पर यकीन रखते हैं वो इनके साथ हो गए। फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, सो एक एक चीज़ इनकी, इमरान खान की। फिर मज़हब का इस्तेमाल गैर ज़रूरी तौर पर बार बार करना, गैर ज़रूरी तौर पर करना। तो ये तमाम चीज़ें लोगों के जज्बात को अपील करती हैं, और जब ये अपील करते हैं तो वो एक मुल्क का बड़ा हल्का नहीं है। यानी एक अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम का एक छोटा सा हल्का जो जज्बाती हो सकता है वो इनके साथ है। और लगारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो शायद पंजाब का और केपी का एक छोटा हल्का है। सिंध में और बलूचिस्तान में इमरान खान की हिमायत मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम है। कोयटा शहर तक नहीं है, बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा सूबा है सर। कोयटा शहर में नहीं कह सकते कि कोयटा में कासिम सूरी को जिस तरह से जो लोग जानते हैं, इनसाइडर हैं, आप भी जानते हैं, आप सहाफत में हैं, हम भी जानते हैं कि कासिम सूरी जैसा शख्स जो है वो कभी भी मुंतखब होकर आ नहीं सकता था। उनका केस ही कितना अरसा पेंडिंग में रहा। और ये मतलब जो बात कही जा रही है कि भाई जो बाजवा साहब ने जो भी अरेंज किया था इनको लाने के लिए, तो उसमें जो सारे इधर उधर से नगीने जोड़े गए थे साथ मिला के, जो हार बनाया गया था, उन नगीनों में वो कासिम सूरी हो या और सवाती साहब हो या बाबर रवान हो, उन सबको तो लाकर इनकी झोली में डाला गया ना कि देख लें आप ये हैं और आप शामिल हो जाएं और आपको इख्तियार में ले आएंगे। और जो लोग जानने वाले थे, समझने वाले, वो उसी वक्त कह रहे थे कि ये खेल चलेगा नहीं, ये गलत है, इस तरह की मुदाखलत गलत है। और उस वक्त हमारी बातों पर यकीन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब तो जो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी, सारा कच्चा चट्टा सामने आ चुका है। खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि किसने क्या किरदार अदा किया। तो इसके असरात जो है वो माशरे पर बहुत नेगेटिव पड़ रहे हैं, इदारों पे नेगेटिव पड़ रहे हैं, और इसका तदारुक करना ज़रूरी है। और तदारुक किस तरह से हो सकता है? वो इसी तरह से हो सकता है कि ये इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद जो हरकतें की हैं उस पर, मसलन आइन का जो आखिरी जब इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, तो आपको याद होगा पूरा मुल्क जो है वो दम साधे बैठा हुआ था और ये मुतवातिर आइन की खिलाफ वर्जी करवा रहे थे असम्बली में, ताकि जो तहरीक अदम एतमाद है वो पेश ना हो सके। तो ये एक ऐसा अमल था कि जिस पर इनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए था, इनको सज़ा होनी चाहिए थी। तोशा खाने का जो सफाया किया उस पर इनको सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वो जो इनको लाडला जो कहा जाता है, तो कुछ लोग अभी तक इनको लाडला समझते हैं। जिस तरह से एक्शन जो है वो जितने माइल्ड और हल्के एक्शन लिए जाते हैं इनके और इनके साथियों के खिलाफ, इनकी तमाम चीज़ें जायज़ हैं, हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सवाती साहब को रहा कर दिया गया, अली वजीर अभी तक जेल में पड़े हुए। और अगर आप मवाजना करें तो मेरे ख्याल में सवाती साहब जो है वो कई ज़्यादा बड़े गुनाहगार हैं। एम्बुलेंस पे भी अदालत पहुंची हैं, आपने वो मनाजिर भी देखे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें ऐसी हैं कि ये सिर्फ जज्बाती लोगों को अपील कर सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का के अवाम का बड़ा हल्का जो है वो अभी तक, आगे हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक इतना जज्बाती नहीं हुआ है कि इमरान खान की हर चीज़ पर यकीन कर सके। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये इमरान खान साहब का कोई बड़ा सियासी मुस्तकबिल है। छोटा हो सकता है, छोटा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा सियासी मुस्तकबिल किसका दोबारा ये वज़ीर आज़म बने, ये बड़ा छोटा सियासी मुस्तकबिल का मतलब ये है कि ये छोटी पार्टी के तौर पे, क्योंकि ऐसी पार्टियों को भी रखा जाता है, इस्टेब्लिशमेंट बरकरार रखती है। काफ लीग को रखा गया ताकि जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लिया जाए। इवन हकीकी को रखा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल को रखा जाता है। तो छोटी छोटी पार्टियां भी काम आती हैं। एक छोटे प्रेशर ग्रुप के तौर पे रहेंगे। प्रेशर ग्रुप तो इमरान खान भी रहेंगे, रखा जाएगा, और इस आसरे पर रहेंगे कि शायद कभी कहीं से इशारा मिले तो मुझे भी कुछ दोबारा से इख्तिदार में आने का मौका मिले, वरना इनका मैं जरा पंजाब असेंबली के हवाले से कमेंट ले लूं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो सुजात अनवर साहब, पंजाब इस वक्त एक सवाल बना हुआ है। एतमाद का वोट परवेज़ लाई साहब कहते हैं नहीं लेंगे, गवर्नर पंजाब कहते हैं लेना पड़ेगा, पीटीआई कह रही है कि हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। क्या देख रहे हैं पंजाब में होता हुआ सर आप? देखिए, पंजाब में इनकी एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनी हुई थी पीटीआई की, लेकिन ये सियासत भी ऐसी कर रहे हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। परवेज़ लाई ने इनको पैगाम भी दिया है
कि 20 मई का वाक़या याद है जब उसने कहा कि इनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी, सब तरह की पिटाई राणा सनाउल्लाह ने इनकी की थी पंजाब में। तो ये अपनी पावर को परपेचुएट करते हुए अगले इलेक्शन में जाएंगे तो इसको कोई फायदा होगा। लेकिन पीसीआई क्योंकि समझती नहीं है, वो सियासत के डायनामिक्स को नहीं समझती, और वो समझती है कि पता नहीं हम पंजाब के पंजाब से लेके मुल्क के अंदर कोई नेशनल इलेक्शन करवा लेंगे तो ये उनकी भूल है। इलेक्शन वक्त पे होते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो, वक्त पे हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि इलेक्शन उससे आगे जाए। तो जो ये कहानियां थी कि ऐसा सेटअप आ जाएगा, जो केयर टेकर सेटअप आ जाएगा जिसके में उनको 2 साल मिल जाएंगे, तो ये पीसीआई वाले बड़े परेशान थे इस बात पे। असल बात यह है कि सियासत जो होती है ना, वो पॉसिबिलिटीज की गेम होती है। अगर पंजाब में पीटीआई चौधरी परवेज अलाई के साथ ब्रेकअप करके और असेंबलियों से इस्तीफा देगी तो ये अपने लिए सियासत को करेगी। पंजाब जैसा पावर बेस इसको अगर मिला हुआ है तो इनको असल करनी चाहिए। अगले इलेक्शन तक हुकूमत में रह के जब जाएंगे तो इसको ज्यादा बेहतर एक वो क्या कहते हैं ऑप्टिक्स होंगे इनके पंजाब में पावर को अपने हाथ में रखने के लिए और अगला इलेक्शन जीतने के लिए। तो बहरहाल ये उनका अपना फैसला है। अनसर्टेनिटी है पंजाब में। आपने पूछा पंजाब में क्या होता नजर आ रहा है, अनसर्टेनिटी है। और ये मुझे लगता है कि इस में परवेज अलाई और इमरान खान के रास्ते भी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है चौधरी बरादरान जो है वो रावलपिंडी के साथ मिलकर सियासत करते हैं, और ये साहब जो इमरान खान साहब वो आज तक रावलपिंडी को निशाने पे लेकर वो समझते हैं कि मैं पिंडी को ब्लैकमेल करके दोबारा उनका चहेता बन जाऊंगा, तो वो उनकी कामयाबी है। और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून बेनिफिशरी जो भी कि अगर इमरान खान इसी तरह की अपनी बेवकूफ़ाना करते रहे पंजाब में। राइट। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं पंजाब को, और क्या आपको भी रास्ते जुदा होते नज़र आ रहे हैं? अभी तक तो जो बयानात हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर खान साहब कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब सीट एडजस्टमेंट की भी बात आगे करते हैं। परवेज़ इलाही साहब भी बार बार यकीन दहानी कराते हैं कि वो इमरान खान साहब की वजह से वज़ीर आला हैं और जो वो कहेंगे वो वैसा ही होगा। ये इसी तरह ही मामलात आगे चलते हुए आप देख रहे हैं या कोई कुछ एक नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा सारा मामला? देखें, परवेज़ इलाही साहब एक पुराने मंझे हुए शातिर खिलाड़ी हैं इस शोबे के, और ये तो उनकी लॉटरी निकल आई है कि वो 10 सिर्फ अरकान उनके साथ हैं और उसके बावजूद वो वज़ीर आला बने हुए हैं। तो वो कोई इस चीज़ का जवाज़ नज़र नहीं आता कि वो हुकूमत तोड़ें, या जो उनके 8 महीने पंजाब के इख्तिदार में रह गए उसको किसी तरह से भी वो छोड़ने पे तैयार हों। बेशक उसके लिए उनको इमरान खान साहब का साथ छोड़ना पड़े। इसमें ज़्यादा जिम्मेदार मैं परवेज़ इलाही से इमरान खान को समझता हूँ, इसलिए कि जब परवेज़ इलाही की हुकूमत बन गई, वो जैसे भी बनी, बन तो गई ना, अच्छा बन भी गई और उसमें पीटीआई भी शामिल थी। जब शामिल है तो भाई आप इसको मज़ीद 8 महीने चलने दें। इमरान खान साहब ने क्या किया कि ये पिछले 6 महीने से मुसलसल ये ऐलान करते रहे कि हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। भाई अगर तोड़नी थी तो आप पहले केपी की तोड़े ना। केपी में आपकी पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ आपके नुमाइंदे मौजूद हैं, आपका तो सिर्फ एक हुक्म जाएगा, यानी जो हुकूमत अदूली परवेज़ इलाही कर रहे हैं वो हुकूमत अदूली आपकी केपी में तो नहीं होगी, वो तो आपकी पार्टी के लोग हैं। लेकिन ये खान साहब जो हैं वो वहाँ नहीं तोड़ रहे और पंजाब से कह रहे हैं परवेज़ इलाही से कि ये तोड़ दें, तो ये कभी भी नहीं तोड़ेंगे। इनके रास्ते उसी सूरत में जुदा होंगे कि जब इमरान खान साहब वहाँ पर ले जाएं इन चीज़ों को, कि वो फाइनली कह दें कि भाई अगर आप नहीं तोड़ रहे हैं तो हम आपकी हिमायत असम्बली से वापस ले रहे हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही ज़ाहिर है वज़ीर आला पीटीआई की हिमायत से हैं जी। अगर ये वापस लेंगे तो जाहिर है कि फिर ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं ये भी आगे आ सकती हैं। और इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि जी इलेक्शन ही मसले का हल है, तो अगर इलेक्शन मसले का हल है तो आप पंजाब की असम्बली या वज़ीर आला इनको एतमाद का वोट दिलाने पे क्यों बज़िद हैं? आप इलेक्शन में चले जाएं, उनसे अपनी हिमायत वापस ले लें, एज सिंपल एज दैट। परवेज़ इलाही से पीटीआई अपनी हिमायत वापस ले ले, हुकूमत नहीं रहेगी, इलेक्शन में आप चले जाएंगे, इलेक्शन में जो भी हो 6 महीने के लिए हुकूमत आए नहीं बन जाएगी। तो इमरान खान साहब की बातों में कौल फेर में इतना शदीद तज़ाद है जो मुझे इवन परवेज़ इलाही में भी नज़र, मैं जब मवाजना करता हूँ परवेज़ इलाही और इमरान खान का, तो मुझे परवेज़ इलाही कुछ बेहतर मालूम होते हैं।
कि वो कम से कम उनके पास एक सियासी बैकग्राउंड तो है, वो जो लेके चल रहे हैं। इमरान खान तो बिल्कुल मुझे लगता है कि सियासी जो अबजद है ना, बिल्कुल बेसिस से नावाकिफ़ हैं और अंधेरे में तीर चलाए चले जाते हैं। बस एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि बस किसी तरह मुझे वज़ीर आज़म बना दो और उसके बाद जो भी मुल्क के साथ होता रहे ये है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जी मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जो वरीसम चीज़ है वो मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर और बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें अंडर डिस्कशन आती हैं वो सियासत ही है, क्योंकि ये सियासतदान भी तमाम तर फोकस अपना उसी पर रखे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि सब मिल बैठ कर मुल्क को किसी बेहतर सिमत में कैसे लेके जाना है, मईशत को कैसे बेहतर करना है, इस पर फोकस करें और फिर रूटीन की सियासत चलती रहेगी, इक़्तिदार भी बदलते रहेंगे, जिसका जो शेयर है उसको मिलता रहेगा। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।